इस चैनल के माध्यम से सुनाई गई कहानियां अनुभवों की वास्तविकता का दावा नहीं करती है। चैनल का उद्देश्य कहानियों के माध्यम से किसी भी तरह का अंधविश्वास फैलाना या अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। किसी भी धर्म संप्रदाय को ठेस पहुंचाना नहीं है। कहानियों का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम कालूराम है और मैं बिहार के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। लेकिन अब मैं गुजरात के सूरत शहर में बस चुका हूं। ये कहानी मेरी जवानी के दिनों की है, क्योंकि आज मेरी उम्र लगभग 70 साल हो चुकी है और मैं बस कुछ ही दिनों का मेहमान हूं, क्योंकि मैं ब्रेन ट्यूमर जैसी घातक बीमारी से जूझ रहा हूं। डॉक्टरों का कहना है कि मैं बस कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आप सबके सामने अपनी वो डरावनी दास्तां बयां करूं जिसका सामना मैंने किया था। ये कहानी लगभग सन 1975 की है, जिस समय मेरी नई नई नौकरी एक अध्यापक के रूप में लगी थी। उन दिनों मास्टर बनने के लिए आज की तरह एग्जाम देना नहीं पड़ता था। बस अच्छी शिक्षा कर लेने वाले और एक सिफारिश से काम हो जाता था। इसी के चलते मुझे ट्रेनिंग के लिए जाना था और उन दिनों ट्रेनिंग आपके निवास स्थान से लगभग 40 से 50 किलोमीटर दूर होती थी, जिस कारण मुझे एक दूर दराज गांव में भेज दिया गया, जो घने जंगलों के बीच बसा था। मैं सुबह सुबह उस गांव के लिए निकल पड़ा, क्योंकि मेरे पास एक पुराना लूना था, जिससे उस गांव तक पहुंचने में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगा और मैं 2 से 3 घंटे में ही उस गांव में पहुंच गया। घने जंगलों के बीच बसा होने के कारण उस गांव में एक अजीब सी शांति थी। कुछ लोगों से मैंने वहां के स्कूल का पता पूछा और स्कूल पहुंच गया। स्कूल जाने के बाद मैंने उन्हें अपना पत्र दिया और उन्होंने मुझे बच्चों के क्लासरूम में भेज दिया। मैंने बच्चों को बताया कि मैं आपका नया अध्यापक हूँ और उन्हें पढ़ाना शुरू किया। वहाँ के बच्चे बहुत ही होशियार और मासूम थे। मुझे उन बच्चों को पढ़ाने में बहुत मज़ा आ रहा था। समय का पता ही नहीं चला कि कब बच्चों की छुट्टी का समय हो गया। मेरा पहला दिन बहुत अच्छा गुजरा था। मैंने अपनी लूना उठाई और निकल पड़ा अपने घर की ओर। लेकिन घर पहुंचने में मुझे काफ़ी समय हो चुका था, जिस कारण मेरे पिता ने मुझे उसी गांव में ठहरने के लिए कहा कि बेटा वहीं पर उसी गांव में रुक जाया करो। बस कुछ ही दिनों की बात है। एक बार तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो जाए, इसके बाद आसपास ही अपना ट्रांसफ़र करवा लेना। लेकिन मैं वहाँ पर रुकना नहीं चाहता था, क्योंकि उन दिनों मेरी बहन और माँ की तबीयत कुछ ख़राब रहती थी, जिस कारण उनकी देखभाल मुझे ही करनी पड़ती थी। अगली सुबह मैं फिर अपनी लूना लेकर निकल पड़ा और इस बार मैं समय से पहले ही स्कूल पहुंच चुका था, जिस कारण मैंने सोचा कि चलो थोड़ा गांव में घूम कर आता हूं और इसी बहाने बच्चों के माता पिताओं से भी मिल लूँगा। बस यही सोचकर मैं गांव में घूम रहा था। तभी मुझे एक व्यक्ति ने आवाज़ लगाई, मास्टर जी। मैं उस तरफ मुड़ा तो एक हट्टा कट्टा आदमी मेरी ही ओर देखकर मुझे अपनी ओर बुला रहा था। मैं उसके पास गया और वो मुझसे कहने लगा कि मेरी बेटी भी आपके स्कूल में ही पढ़ती है। उसने कल स्कूल से आने के बाद हमें बताया था कि आज स्कूल में नए अध्यापक आए हैं। मैं आज आपसे मिलने के लिए स्कूल आने वाला था, लेकिन जब आपको देखा तो सोचा कि आपसे बता दूं, क्योंकि आप यहाँ नए हैं और यहाँ होने वाली घटनाओं के बारे में आप नहीं जानते। इस गांव से बाहर जो घना जंगल पड़ता है ना, वहाँ पर एक अजीब सी दिखने वाली औरत नज़र आती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो बिल्कुल नग्न अवस्था में दिखाई देती है और जो भी उसके जाल में फंस जाता है वो उसे अपने साथ लेकर कहीं गायब हो जाती है। इस गांव से ऐसे अनेक युवा और बच्चे गायब हो चुके हैं, जो इन बातों को नकारते हुए उस जंगल में रात के समय जाते हैं। आप दूर से आते हैं, थोड़ा आप भी इस बात का ध्यान रखना कि कभी आपको भी कुछ ऐसा नज़र आए तो उससे दूर रहने की कोशिश करना। मैंने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा
कि अच्छा जी अब मुझे चलना चाहिए, स्कूल का समय हो चुका है। इसी के साथ मैं स्कूल की ओर निकल पड़ा। वहाँ जाकर देखा तो सभी बच्चे स्कूल में आ चुके थे और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उस स्कूल में एक और अध्यापक थे जो वहीं पास ही के रहने वाले थे। हम दोनों ने आज एक साथ मिलकर बच्चों को पढ़ाया और छुट्टी के बाद वो अध्यापक मुझे कुछ रजिस्टर देते हुए बोले कि ये कुछ बच्चों की डिटेल्स है जो हमें इस दूसरे रजिस्टर में चढ़ानी है, लेकिन मेरी पत्नी गर्भ से है जिस कारण मुझे जल्दी घर जाना होगा और कल कुछ अधिकारी भी आने वाले हैं, जिस कारण तुम इस काम को पूरा करने के बाद चले जाना। वो अध्यापक मुझे रजिस्टर देकर जा चुका था। मुझे गुस्सा तो आया पर वो काम तो पूरा करना ही था। काम करते करते मुझे वहीं पर अंधेरा हो चुका था। इसके बाद मैंने स्कूल को बंद किया और निकल पड़ा अपने घर की ओर। लेकिन आज मुझे कुछ अजीब सी किसी औरत के पायल की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई औरत मेरा पीछा कर रही हो। मैंने रुककर आसपास देखा लेकिन चारों तरफ सन्नाटा था। मुझे कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आया जिसे देखकर मुझे डर या घबराहट हो। मैंने फिर से अपनी लूना को स्टार्ट किया और आगे बढ़ने लगा, लेकिन अचानक मेरे सामने एक औरत आ गई जिससे मेरी लूना टकरा गई और वो औरत दूर जाकर गिरी। गिरने के कारण चोट तो मुझे भी लगी थी, लेकिन मैं जल्दी से उठा और उस औरत को उठाने लगा, लेकिन वो शायद बेहोश हो चुकी थी। मैं घबरा गया और अपने साथ वाले थैले से पानी की बोतल निकालकर उस औरत के मुंह पर छींटे मारने लगा। तभी उस औरत को होश आया और वो मुझसे पल्लू करते हुए बोली कि माफ़ कीजिए, गलती मेरी है, मैं आपकी लूना के सामने आ गई, आपको चोट तो नहीं लगी? मैंने अपने माथे को साफ करते हुए कहा कि नहीं, मैं ठीक हूँ। तभी उस औरत ने मेरे माथे की तरफ देखते हुए कहा कि बाबूजी, झूठ क्यों बोल रहे हो, आपको तो बहुत चोट आई है, आप मेरे साथ चलिए, यहीं पास में ही मेरी झोपड़ी है जिसमें कुछ दवाइयाँ और पट्टी रखी हुई है। मैंने बहुत मना किया लेकिन वो मान नहीं रही थी। तभी उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचते हुए कहने लगी, बाबूजी, आपको गहरी चोट लगी है, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। मैं भी उसके साथ जाने लगा क्योंकि मैंने ऐसी औरत अपनी ज़िंदगी में आज तक नहीं देखी थी। उसके लाल सुर्ख होठ, लचीला बदन और गोरी चमड़ी, उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग से अप्सरा सीधे इस जंगल में उतर आई हो। तभी उसने मुझसे कहा, बाबूजी, आप यहाँ इतनी रात में क्या करने आए थे? मैंने उसे जवाब देते हुए कहा, मैं एक अध्यापक हूँ और पास वाले गांव में बच्चों को पढ़ाता हूँ। वैसे मैं यहाँ से जल्दी निकल जाता हूँ, लेकिन आज ज़्यादा काम होने के कारण लेट हो गया। जिसे सुनकर उसने मुझसे कहा कि बाबूजी, उन गांव वालों ने आपको इस जंगल की डरावनी कहानियाँ नहीं सुनाई जो वो यहाँ आने वाले सभी लोगों को सुनाते हैं? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, सुनाई तो है, मगर मैं उन मनगढ़ंत बातों पर विश्वास नहीं करता। वो हल्की सी मुस्काई और बोली, बाबूजी, ये हमारी टूटी फूटी सी झोपड़ी है। मैंने सामने देखा तो मुझे भी एक झोपड़ी दिखाई दी जो बेहद ही बुरी हालत में थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अंदर जाते ही वो हमारे ऊपर गिर जाएगी। उस औरत ने दरवाज़ा खोला और मुझे अपने साथ अंदर ले गई। अंदर जाते ही मेरे नाखूनों में एक बेहद सड़न वाली गंध गई। उसने ये महसूस कर लिया और बोली, बाबूजी, शायद कोई जानवर अंदर आकर मर गया होगा जिस कारण ये दुर्गंध आ रही है। वो क्या है ना बाबूजी, जंगल है ना, इस कारण ऐसा होता रहता है। मैं भी उसकी बातों से सहमत था। फिर वो जल्दी से एक बॉक्स लाई और मेरी मरहम पट्टी की। मरहम पट्टी करते हुए बार बार उसकी नज़रें मेरी नज़रों से टकरा रही थी और मेरे शरीर में एक अजीब सी बिजली उत्पन्न हो रही थी। लेकिन मैंने अपने आप को संभालते हुए
उससे जाने की अनुमति मांगी। उसने सहमति में अपना सर हिला दिया। मैं अपनी लूना की ओर जाने लगा। वहाँ पहुंचकर मैंने अपनी लूना को उठाया और स्टार्ट करके अपने घर की ओर निकल पड़ा। घर पहुंचने में आज बहुत समय हो चुका था। रात के लगभग 12 बज चुके थे। घर पर सब बहुत परेशान नज़र आ रहे थे। तभी पिताजी ने पूछा कि बेटा ये चोट कैसे लग गई, लेकिन मैंने उस औरत के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं बताया और कह दिया कि पिताजी सामने कोई जानवर आ गया था जिस कारण ये चोट लग गई। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, मैंने पट्टी और दवाइयाँ ले ली है। उन्होंने सहमति में सर हिलाया और सोने चले गए। मैं भी खाना खाकर सोने की कोशिश करने लगा, पर मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मुझे उस औरत का चेहरा बार बार नज़र आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था मानो अब भी वह औरत यहीं कहीं मेरे आसपास मौजूद है। मेरी पूरी रात बस उसी के ख्यालों में बीत चुकी थी। सुबह होते ही मैं फिर से स्कूल के लिए निकल पड़ा, लेकिन आज एक अजीब सी कमजोरी महसूस हो रही थी। पूरा दिन बच्चों को पढ़ाया, इसके बाद कुछ सरकारी अधिकारी आ गए, जिस कारण मुझे आज फिर से अंधेरा हो चुका था। मैं उसी जंगल से गुजर रहा था, लेकिन आज मुझे कुछ भी अजीब महसूस नहीं हुआ। मेरी नज़रें उस औरत को ढूंढ रही थी, लेकिन आज वो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी, जिस कारण मैंने अपनी लूना को उसकी झोपड़ी की ओर मोड़ दिया। लेकिन मैं वहाँ पहुँचकर हैरान हो गया, क्योंकि वहाँ पर आज कोई भी झोपड़ी नहीं थी। मैं हैरान परेशान, फिर मैंने सोचा कि मैं शायद गलत जगह आ गया हूँ। लेकिन मैंने जब उस स्थान को देखा जहाँ पर कल मैं उस औरत से टकराया था, तब मैंने देखा कि मैं बिल्कुल सही जगह पर गया था। लेकिन वो झोपड़ी अचानक कहाँ गायब हो गई। मैं इसी पेशकश में फंसा हुआ अपने घर की ओर निकल पड़ा। लेकिन आज मुझे मेरी लूना कुछ भारी सी महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उस पर आज बहुत भारी सामान रखा हुआ हो। लेकिन जब मैं अपने घर के पास पहुंचा तो अचानक लूना मुझे हल्की होती महसूस हुई। मैंने लूना को खड़ा किया और अंदर चला गया। मेरे पिताजी आज घर पर नहीं थे। माँ के पास जाकर पता चला कि पिताजी अपने किसी दोस्त के साथ बाहर गए हुए हैं और वो कल शाम तक वापस आएंगे। अगले दिन रविवार था, जिस कारण कल मेरी भी छुट्टी थी। मैंने अपनी माँ और बहन से कुछ बातें की और सोने के लिए अंदर चला गया। मैं लेटा ही था, तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पास बैठकर हल्के हाथों से मेरे बालों को सहला रहा हो। मैंने सोचा कि शायद माँ होगी। तब मैंने कहा कि माँ आप जाकर सो जाओ। मैंने ये कहा ही था कि मुझे हल्की सी बेहद मनमोहक हंसी सुनाई दी, जिसे सुनकर मैंने अपनी आंखें खोली, लेकिन मेरे आसपास कोई नहीं था। मैंने अंदर जाकर माँ को देखा, लेकिन वो सो चुकी थी। मैं अपने कमरे में गया और इसे अपना भ्रम मानकर सो गया। सुबह उठा तो देखा कि माँ और बहन आज जल्दी ही उठ चुके थे। मैं उनके पास गया, तब माँ ने मुझसे कहा कि बेटा आज मुझे अपनी तबीयत कुछ ठीक सी लग रही थी, जिस कारण मैंने सोचा कि काम में तुम्हारी कुछ मदद कर दूं। उस दिन मैंने पूरे दिन अपने सभी कामों को खत्म किया। शाम होते ही पिताजी भी घर आ गए और वो माँ और बहन को देखकर आश्चर्यचकित थे, क्योंकि वो आज बेहद हष्ट-पुष्ट लग रही थी। फिर पिताजी ने उन्हें दवाइयाँ दी और मैं सोने के लिए चला गया। सुबह मैं फिर स्कूल के लिए निकल पड़ा। छुट्टी के बाद मैं उस जंगल में गया, क्योंकि मैं उस औरत से एक बार और मिलना चाहता था। मैंने उसकी झोपड़ी को ढूंढना शुरू किया, लेकिन वो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। उसको ढूंढते ढूंढते मुझे अंधेरा हो चुका था। मैं अपने घर की ओर जाने ही वाला था कि तभी मुझे किसी औरत के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ बेहद ही मध्यम सी सुनाई दे रही थी। तभी एक औरत बिल्कुल नग्न अवस्था में मेरे पीछे आकर छिपने लगी। मुझे 3 से 4 आदमी उस ओर आते हुए नजर आए, जो उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन मुझे वहाँ पर देखकर वो भाग निकले।
मैंने उस औरत को अपनी शर्ट और अपने थैले से निकालकर एक कपड़ा दिया जिनसे उसने अपने शरीर को ढक लिया। मैंने बिना उसकी ओर देखते हुए उससे कहा कि कौन हो तुम और वो आदमी तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे थे। उस औरत ने मेरे सामने आते हुए कहा कि वो मेरी इज्जत लूटना चाहते थे। उस औरत का चेहरा देखकर मेरे होठों पर मुस्कान आ गई, क्योंकि ये वही औरत थी जिसे मैं ढूंढ रहा था। लेकिन वो मासूम सी सिर नीचे किए मेरे सामने खड़ी थी। मैंने उससे कहा कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। वो पीछे बैठ गई और मैं उसकी झोपड़ी की ओर बढ़ने लगा। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैं हैरान परेशान, क्योंकि वो झोपड़ी मेरे सामने थी जिसे इतना ढूंढने के बाद भी मैं खोज नहीं पाया था। मैंने उससे कहा कि ये तुम्हारी झोपड़ी जादुई लगती है। जब तुम साथ होती हो तब ये नज़र आती है, लेकिन बाद में न जाने कहाँ गायब हो जाती है। वो मुस्कुराई और अंदर चली गई। जब वो अंदर से अपनी लाल साड़ी पहन कर आई तब मेरी नज़रें उससे हटाए से भी नहीं हट रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उसमें कोई सम्मोहन हो जो मुझे उसकी ओर खींच रहा है। मैंने किसी तरह अपने आप को काबू किया। उसने मुझसे कहा, बाबूजी, आपके कपड़े। मैंने शर्ट पहनी। तब उस औरत ने मेरा धन्यवाद करते हुए कहा कि बाबूजी, आज अगर आप सही समय पर नहीं आते तो ना जाने मेरे साथ वो लोग क्या करते। मैंने उससे कहा, लेकिन तुम इस जंगल में अकेले क्यों रहती हो? तब उस औरत ने मुझसे कहा कि बाबूजी, मेरी मजबूरी है। मैं इस जंगल को बस कुछ घंटों के लिए छोड़ सकती हूँ, हमेशा के लिए नहीं। मुझे उसका ये जवाब कुछ अटपटा सा लगा, लेकिन आज मेरा मन उससे दूर जाने का नहीं था। इसलिए मैंने उसके पास बहुत समय बिताया और उससे ढेरों बातें की। मैंने उससे कहा कि अगर मैं तुमसे दोबारा मिलना चाहूँ तो तुम कहाँ मिलोगी? तब उसने मुझसे कहा कि इस जंगल में मोहिनी। ऐसा कहकर मुझे आवाज़ लगाना, मैं आ जाऊंगी। मैंने हाँ में अपना सर हिला दिया और निकल पड़ा अपने घर की ओर। लेकिन अगली सुबह जब मैं उस गांव में पहुंचा तो मुझे वहां पर बहुत ज़्यादा हलचल दिखाई दी। लोगों में डर था और वो सभी एक खास स्थान की ओर जा रहे थे। मैंने भी उसी ओर रुख किया और वहां पहुंचकर देखा कि 3 आदमियों की लाशें एक पेड़ पर लटक रही थी, जिनकी आंखें खाली और गले का मांस गायब था। ऐसा लग रहा था किसी ने बहुत ही बेरहमी से उनकी हत्या की हो। तभी एक तांत्रिक वहां आया जिसको गांव वालों ने ही बुलाया था। वो चीख चीख कर कहने लगा कि इनकी हत्याएं मोहिनी ने की है। ये नाम सुनकर मैं चौंक उठा, क्योंकि उस लड़की का नाम भी मोहिनी ही था। तभी तांत्रिक ने कहा, मैंने तुम लोगों को उस जंगल में जाने के लिए मना किया था ना, लेकिन तुम लापरवाह लोगों की वजह से वो और शक्तिशाली होती जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी ही ये गांव वीरान हो जाएगा। वहां पर मौजूद लोगों ने उससे बचने का उपाय पूछा। तब तांत्रिक ने कहा, उससे बचने का बस एक ही उपाय है, तुम्हारी काम वासना। जो उसे देखकर कामुक होगा वह उसे कभी नहीं छोड़ेगी। इसके बाद उन 3 लोगों का अंतिम संस्कार किया गया। इन सभी कामों में शाम हो चुकी थी। मैं अपने घर की ओर जाने लगा, लेकिन मैं आज इतना घबरा चुका था कि मैं मोहिनी से मिलना भी नहीं चाहता था। लेकिन आज वो मेरा पीछा कर रही थी। मैं डरा सहमा सा अपनी लूना को तेजी से चलाए जा रहा था, लेकिन वो ना जाने कब मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। मुझे पता तक न चला। उसने मेरी लूना को अपने एक हाथ से ही जाम कर दिया। मैं भागना तो चाहता था, लेकिन उसने मुझे पकड़ लिया। उसने मुझसे कहा कि तुम जान चुके हो कि मैं कौन हूँ। मैं तुम्हें मारना चाहती तो कब का मार डालती, लेकिन मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ और मुझे मिले श्राप के अनुसार मैं तब तक रात में इस जंगल में भटकने वालों का शिकार करती रहूँगी जब तक कोई ऐसा मर्द मुझे नहीं मिलता जो मुझे देखकर कामुक ना हो। लेकिन तुम ऐसे पहले मर्द हो जो मुझे देखने के बाद भी कामुक नहीं हुए। मेरा श्राप केवल तुम ही तोड़ सकते हो।
जिसके बाद मैं भी अपना जीवन साधारण रूप से बिता सकूंगी। मैंने उससे उसके शराब के बारे में पूछा। तब उसने मुझे बताना शुरू किया कि आज से लगभग 1000 साल पहले, जिस समय यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जंगल था, मैं अपनी कुछ सहेलियों के साथ यहाँ घूमने आई थी। तब हमने यहाँ पर एक ऋषि को तपस्या में लीन देखा, जो अपनी तपस्या में इतना लीन था कि उसे हमारे यहाँ आने तक का भी एहसास नहीं था। लेकिन उस ऋषि के तेज और रूप को देखकर मैं उस पर मोहित हो गई और मेरी कामुकता जाग उठी। तब मैंने उस ऋषि के साथ संभोग करने की ठानी और उसके गुप्तांगों को सहलाने लगी, जिस कारण उस ऋषि की तपस्या भंग हो गई। और तब उसने मुझे श्राप दिया कि जिस तरह तुम मुझे देखकर कामुक हुई हो, उसी तरह तुम्हें जो भी इस जंगल में देखेगा वो तुम्हारे साथ संभोग करने के लिए उत्सुक हो उठेगा। तुम इस जंगल को छोड़कर कभी नहीं जा पाओगी। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मुझे अपनी गलती पर पछतावा हुआ। मैंने ऋषि से माफ़ी मांगी। तब ऋषि ने कहा कि तुम्हें इस जंगल में एक ऐसा मनुष्य मिलेगा जो तुम्हें देखकर कामुक नहीं होगा, वही इस श्राप को तोड़ेगा। अगर तुम उसके साथ संबंध बनाओगी तभी तुम इस श्राप से मुक्त हो पाओगी। उसने मुझे ये सब बताया, लेकिन मैं उसके साथ ऐसा कुछ करना नहीं चाहता था। लेकिन उसने न जाने क्या किया, मुझे चक्कर से आने लगे। मैं बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। जब मैं होश में आया तो मैंने देखा कि वो मेरे ऊपर बैठी हुई थी और मैं बिल्कुल नग्न अवस्था में था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आज वो मेरे प्राण निकाल लेगी, लेकिन वो बहुत खुश नज़र आ रही थी। उसने मुझसे कहा कि अब मैं तुम्हारी पत्नी बन चुकी हूँ और मेरा रूप भी अब सामान्य हो चुका है। इसके बाद वो मेरे साथ मेरे घर आई। घर पहुंचकर मैंने अपने घर वालों से बोल दिया कि मैं इससे प्यार करता हूँ और हमने शादी कर ली है। घर वाले उसके रूप को देखकर बहुत खुश थे और उन्होंने उसे अपना लिया। शादी के कुछ दिनों बाद ही मेरी माँ और बहन की तबीयत बिल्कुल ठीक थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो कभी बीमार ही नहीं थी। आज भी वो मेरे साथ रहती है। हमारे 2 बेटे और 1 बेटी है। मेरी बेटी बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिखाई देती है। उसमें भी अपनी माँ की तरह अजीब अजीब सी शक्तियाँ हैं। वो इंसान को देखकर उसके बारे में बता देती है और उसके शरीर के अंदर क्या बीमारी है वो उसे देखकर बता देती है, लेकिन वो इलाज नहीं कर पाती। उसे अभी जड़ी बूटियों का ज्ञान नहीं है। शायद भविष्य में वो भी लोगों का इलाज करे। और उसकी माँ ने मेरे ब्रेन ट्यूमर को ठीक करने की दवाई खोज ली है। अब मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगा और आप सबके सामने एक और ऐसा ही किस्सा लेकर आऊँगा जो मेरे साथ घटा था। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए घबराते रहिए।